Hello, my dear students. Welcome to the first 5-star question session. ये जो पहला क्वेश्चन है ये थर्मोडायनेमिक्स का एक क्वेश्चन है। ये काफ़ी एक अच्छे बुक से लिया है, जिसका रेफरेंस भी मैं बाद में आपको दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी रख दूंगा। उसका जो रेफरेंस का नाम है वो बुक जो है वो थर्मोडायनेमिक्स के लिए बहुत अच्छी है। बहुत डिटेल में सारे इक्वेशंस दिए हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन किए हैं। तो उसका एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिया है। ठीक है, सो द कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर अ वैन डर वाल्स गैस इज गिवन। ओके, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर मतलब पीवी अपॉन आर टी। ठीक है, मगर ये वैन डर वाल्स गैस है। वैन डर वाल्स गैस मतलब आइडियल गैस नहीं है। ओके, इट इज अ रियल गैस, इसीलिए पीवी इक्वल टू एनआरटी नहीं आएगा, एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन आएगा। ओके, नॉर्मली हम एक वैन डर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट देखते हैं, बट दिस इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द वैन डर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, अब यहाँ पे एक आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है। द प्रेशर इज इंक्रीजिंग फ्रॉम दिस वैल्यू टू दैट वैल्यू। ठीक है, और अज्यूमिंग वैन डर वाल्स बिहेवियर एट दिस टेम्परेचर, हमें पूछा है कि एग्जैक्ट इसका डेल्टा एच का वैल्यू क्या आएगा। ओके, व्हाट विल बी द चेंज इन एंथैल्पी व्हेन द गैस एक्सपांड्स फ्रॉम द फर्स्ट प्रेशर P1 टू द सेकंड प्रेशर P2। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी चैलेंजिंग क्वेश्चन। यहाँ पे 2-3 कॉन्सेप्ट्स आपको यूज करने हैं एक साथ, एक के बाद एक। ठीक है, सो आई विल गिव यू अ मिनट्स टाइम टू थिंक अबाउट इट। जिसको भी इसका आंसर या फिर कैसे सॉल्व करना है, कैसे स्टार्ट करना है, ये समझ में आ जाए, मुझे कमेंट्स में इमीडिएटली बता दो। मैं आपको 1 मिनट सोचने के लिए देता हूं, या फिर आपको अगर कोई बुक भी रेफर करना है, अभी प्रैक्टिस है तो प्रैक्टिस में तो कर ही सकते हो। देख लो कि कैसे सॉल्व कर सकते हो। थिंक अबाउट इट। मैं आपको 1 मिनट देता हूं सोचने के लिए। जिसको भी इसका आंसर पता चल जाए या फिर कैसे सॉल्व करना है, कैसे स्टार्ट करना है पता चल जाए, मुझे इमीडिएटली कमेंट्स में बता दो। ओके, मुझे लगता है काफी चैलेंजिंग क्वेश्चन है। ओके, सो आई गिव यू हिंट। यहां पे एक हिंट दे देता हूं। सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट, ये यूज कर सकते हो आप। ओके, इफ यू यूज दिस यू शुड गेट द आंसर। ये इक्वेशन क्या है ये भी मैं बता देता हूं। सो आपको जो ओरिजिनल इक्वेशन है, यू नो दिस, DH इज इक्वल टू T ds प्लस V dP। ओके, DH इज इक्वल टू T ds प्लस V dP। तो सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या देता है? इफ यू डिवाइड दिस बाय डेल P तो आपको मिलेगा डेल H बाय डेल P। अगर ये हमने कांस्टेंट टेम्परेचर पे किया, व्हाट वी विल गेट इज T डेल S डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्लस VdP अपॉन डेल P, मतलब सिर्फ V बचेगा। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट हिंट। इसके बाद क्या कर सकते हो, सोच के बताओ मुझे। मैं फिर से 30 सेकेंड्स और देता हूं। हमें कैलकुलेट करना है, देखो डेल्टा H कैलकुलेट करना है। यहां पे हमें डेल H बाय डेल P मिल रहा है। ओके, सो सोचो क्या कर सकते हो यहां पे। ओके, जिसको कुछ भी आइडिया आ रहा है मुझे कमेंट्स में इमीडिएटली बता दो। मुझे भी आइडिया आता है कि ये क्वेश्चन आपके लिए सही है कि नहीं, चैलेंजिंग है या बहुत इजी है, मुझे भी आइडिया आ जाएगा। सोच के मुझे बताना इसका आंसर क्या आएगा, कैसे सॉल्व करोगे।
ओके, मैं दूसरा हिंट दे देता हूं आपको। द सेकेंड हिंट इज मैक्सवेल्स रिलेशन। जो मैजिक स्क्वायर है, मैजिक स्क्वायर अगर आपको याद है, ठीक है, और यहाँ पे एरोस कैसे होते हैं, एरो कुछ इस तरह होते हैं। तो व्हाट दैट ऑटोमेटिकली विल ऑल्सो गिव यू इज, ये जो डेल एस बाई डेल पी है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, डेल एस बाई डेल पी मतलब हमने क्या किया है, डेल एस बाई डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये अगर इसका आंसर अगर चाहिए तो डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर आएगा, डेल वी बाई डेल टी, सॉरी राइट, डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। मगर साइन क्या आएगा, v की तरफ एरो जा रहा है, द एरो इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स v, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। ओके, इफ यू कंबाइन दीज टू इक्वेशंस आपको क्या मिल रहा है, डेल एच डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू टी डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। मगर यहाँ पे माइनस साइन भी आ जाएगा क्योंकि ये माइनस साइन यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा, प्लस v, ठीक है। सो दिस इज द इक्वेशन दैट इज फाइनली गोइंग टू हेल्प यू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे आप पूछोगे कि डेल एच पूछा है, हमने तो कैलकुलेट किया डेल एच डेल पी, तो ये जो डेल पी है इसको अगर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके उस तरफ ले गए, डेल पी मतलब चेंज इन प्रेशर, और हम ये यूज कर सकते हैं। Okay, what is the change in pressure? P2 minus P1, final pressure minus initial pressure. So what I can do is, based on this, we can write del P at constant temperature will be equal to 10 megapascals minus 0.1 megapascal, जो आएगा 9.9 megapascals, ठीक है। 9.9 मेगापास्कल्स मतलब अप्रॉक्सीमेटली, अगेन वी कैन जस्ट से कैलकुलेशंस इजी होने के लिए हम यहाँ पे डायरेक्टली 10 मेगापास्कल्स लिख सकते हैं, विच इन एसआई यूनिट्स विल बिकम 10⁻⁷ पास्कल्स। ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल पी। ओके, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ डेल पी, ठीक है, ये वैल्यू यूज कर सकते हैं। अब मुद्दा बचा कि ये कैसे कैलकुलेट करोगे, डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि टेम्परेचर हमें पता है, डेल पी हमें पता है, वी भी पता है। ओके, वेल वी पता नहीं है मगर वी का कुछ कर सकते हैं, पी वी इक्वल टू एन आर टी, या फिर ये जो इक्वेशन दिया है वैन डर वाल्स गैस का इक्वेशन दिया है, वो यूज करके कुछ ना कुछ हम कर ही लेंगे, ठीक है। तो डेल वी डेल टी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा कि v क्या है। ओके, सो दिस इज, लेट्स से दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब v कैसे कैलकुलेट करोगे, v कैलकुलेट करने के लिए जो इक्वेशन दिया है वो यूज करते हैं, पी वी अपॉन आर टी इज इक्वल टू 1 प्लस बी माइनस ए अपॉन आर टी टाइम्स पी, ठीक है। अब इसमें से हमें सिर्फ v चाहिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ v रख देते हैं, आर टी अपॉन पी उस तरफ ले जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सो v विल बी इक्वल टू आर टी अपॉन पी प्लस b माइनस ए अपॉन आर टी, वेल अगेन b माइनस ए अपॉन आर टी टाइम्स p इंटू आर टी अपॉन पी, करेक्ट, क्योंकि आर टी अपॉन पी से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। अब यहाँ पे p तो इमीडिएटली कैंसिल हो जाएगा और बचेगा सिर्फ आर टी, ठीक है। तो देन therefore
ये अगर सिंप्लीफाई किया v इज इक्वल टू आर टी अपॉन पी प्लस बी आर टी, ठीक है, माइनस ई, इतना ही आएगा। करेक्ट। वॉट वी आर गोइंग टू गेट इज जस्ट दिस। एक बार मैं चेक कर लूँ हमने सही लिखा है कि नहीं। अच्छा, यो यहाँ पे पी अपॉन आर टी था, अच्छा यहाँ पे पी अपॉन आर टी होना चाहिए, तो ये फाइनली जो लिखा है वो गलत है। यहाँ पे आर टी भी कैंसिल हो जाएगा, तो ज़्यादा कुछ बचता ही नहीं है, बी माइनस ए अपॉन आर टी, इतना ही बचेगा, राइट, क्योंकि पी अपॉन आर टी जो है वो कैंसिल हो गया है। अब देखो क्या करना है। नाउ व्हाट वी वांट टू कैलकुलेट इज डेल वी बाय डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। मतलब पी जो है उसको कांस्टेंट ले लेते हैं, आर तो कांस्टेंट है ही, ए और बी भी दोनों कांस्टेंट दिए हैं। ओके, सो देन व्हाट डू वी गेट, डेल वी बाय डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, आर टी अपॉन पी विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो आर अपॉन पी जो है वो तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, और t का डेरिवेटिव क्या है 1, तो ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। प्लस b का डेरिवेटिव क्या है, b का डेरिवेटिव 0 ही होगा, ठीक है। एंड a अपॉन आर कांस्टेंट रहेगा, तो माइनस a अपॉन आर यहाँ पे कांस्टेंट हो गया। 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव क्या आता है, 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव है माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है। सो डेल वी डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर फाइनली बन गया आर अपॉन पी प्लस ए अपॉन आर टी स्क्वायर। ओके, तो फाइनली हमें मिल रहा है सिर्फ आर अपॉन पी प्लस ए अपॉन आर टी स्क्वायर। दिस इज डेल वी बाय डेल टी। ओके, अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है डेल एच बाय डेल पी इज इक्वल टू माइनस टी डेल वी बाय डेल टी, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं। ओके, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 del H del P at constant temperature is equal to minus T into, अब ब्रैकेट में क्या है, डेल वी डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इज आर अपॉन पी प्लस ए अपॉन आर टी स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे v भी है। ओके, सो देयर इज अ v दैट वी हैव टू ऐड ऑन दैट साइड, ठीक है। मगर v का वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है। ओके, व्हाट इज v इक्वल टू, v का वैल्यू ये है। ओके, इसको अगर इक्वेशन 2 कह दिया, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 व्हाट कैन वी राइट फॉर v, प्लस आर टी अपॉन पी प्लस बी माइनस ए अपॉन आर टी, ठीक है, इतना आ गया। अब इसके बाद सिर्फ सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है और क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि डेल पी हमें उस तरफ ले जाना है, ठीक है। अब देखो इसके बाद ये मेथड काफ़ी सिंपल हो जाएगा। तो माइनस टी इंटू आर अपॉन पी, तो ये माइनस आर टी अपॉन पी हो जाएगा, प्लस अब ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस लिख देते हैं, माइनस ए अपॉन आर टी, इतना ही बचेगा क्योंकि टी स्क्वायर के साथ ये टी कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट, प्लस आर टी अपॉन पी प्लस बी माइनस ए अपॉन आर टी। ओके, अब यहाँ पे एक खुशखबरी है, क्या है, चीज़ें कैंसिल हो रही है, माइनस आर टी अपॉन पी प्लस आर टी अपॉन पी, ये दोनों कैंसिल हो गए हैं, ठीक है। एंड इफ बोथ ऑफ दीज आर बीइंग कैंसल्ड, बचता क्या है, बी वैसा ही रहेगा, माइनस ए अपॉन आर टी माइनस ए अपॉन आर टी, तो ये हो जाएगा माइनस 2a अपॉन आर टी, ठीक है। देयरफॉर डेल एच एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन डेल्टा एच, चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच, दिस विल बी गिवन बाय b माइनस 2a अपॉन आर टी मल्टीप्लाइड बाय डेल p एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब ये सारे वैल्यूज जो हैं हम ऑलरेडी जानते हैं, वी हैव बीन गिवन ऑल ऑफ दीज वैल्यूज, तो अब सिर्फ सब्स्टिट्यूशन का काम है। b का वैल्यू देखो क्या दिया है, b का वैल्यू है 42.9 इंटू 10⁻⁻⁶। यूनिट देखो ऐसा यूनिट है, कोई चिंता की बात नहीं है।
ए का वैल्यू दिया है 0.366, इसका भी यूनिट देखो, ये भी एसआई यूनिट है, यूनिट कन्वर्जन्स करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दो। बी का वैल्यू था 42.9 इंटू 10⁻⁻6 माइनस 2 इंटू ए है 0.366, आर है 8.314, 8.314 क्यों? एसआई यूनिट्स में, और टेम्परेचर टी क्या दिया है? 300 केल्विन। ओके, आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट होगा, मल्टीप्लाइड बाय डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये वैल्यू हमने थोड़ी देर पहले ऊपर कैलकुलेट किया है, दिस इज दैट वैल्यू। ओके, डेल पी इज 10⁻⁷ और वो भी पास्कल्स में है, दिस विल बी 10⁻⁷। आप सिंप्लीफाई करो, दिस विल बी 42.9, वेल इसको भी हम कुछ इस तरह लिख लेते हैं, 0.429 इंटू 10⁻⁻4 माइनस 2 इंटू 0.366 हो जाएगा 0.732 अपॉन 8.314 इंटू 300, ये अप्रॉक्सीमेटली आता है 2500 और इंटू 10⁻⁷। ठीक है, तो 0.429 इंटू 10⁻⁻4 माइनस 73.2 इंटू 10⁻⁻2। ऐसा क्यों लिखा है ये भी आपको थोड़ी देर में ही पता चलेगा। 25 इंटू 10⁻², 25 इंटू 10 स्क्वायर। अब देखो ये 73.2 है ना, डिवाइडेड बाय 25, दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 75/25, तो अप्रॉक्सीमेटली 3 लिख सकते हैं, राइट। और ये बाकी 10⁻⁻2, 10⁻2 डिवाइडेड बाय 10⁻+2 है, ये 10⁻⁻4 हो जाएगा, एंड दिस एंटायर थिंग अगेन गेट्स मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁷। देखो अब क्या हो रहा है, 0.429 माइनस ये जो पार्ट है दैट इज जस्ट 3, 10⁻⁻4 कॉमन हो जाएगा, 10⁻⁷ पहले से है। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करो, 0.429 माइनस 3, इसका आंसर नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव अप्रॉक्सीमेटली आएगा 4258 के आसपास, सो माइनस 2.58 के आसपास कुछ आएगा। ओके, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली इतना आएगा, 5857 इंटू 10⁻³ का यूनिट क्या होगा? जूल्स। डेल्टा एच का यूनिट होता है जूल्स। ओके, जूल्स पर मोल। ठीक है, डेल्टा एच विल बी इन जूल्स पर मोल। अब आंसर देखो किस में दिया है, आंसर हैज बीन गिवन इन किलो जूल्स। ठीक है, तो इसको किलो जूल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाउ मच विल इट बी? -2.58 किलो जूल्स पर मोल। इसके सबसे नजदीक आंसर कौन सा है? सबसे नजदीक आंसर है फोर्थ ऑप्शन, एंड दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, द फोर्थ ऑप्शन इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन जो है देखने में काफी कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। आपके बेसिक इक्वेशंस अगर आपको याद हो तो आप ये सॉल्व कर सकते हो। अगर आइडियल गैस नहीं है, अगर रियल गैस है, तो हमें थर्मोडायनेमिक इक्वेशंस ऑफ स्टेट लिखने हैं, और जो इक्वेशन दिया है उससे थर्मोडायनेमिक इक्वेशन स्टेट को मॉडिफाई करके मैक्सवेल्स रिलेशंस यूज करके हम क्या हमें कौन सा इक्वेशन मिल सकता है। थोड़ा सा डेरिवेटिव लेने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे हमने डेल वी बाय वी का जो इक्वेशन दिया है उससे हमने डेल वी बाय डेल टी कैलकुलेट किया, और फिर थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट में सब्स्टिट्यूट करने से आंसर आ जाएगा। फाइनल स्टेप है वो सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन है। ठीक है, टिपिकली CSR नेट एग्जाम में ये पूरा का पूरा क्वेश्चन नहीं आएगा, मगर ऐसा हो सकता है कि वो पूछेंगे कि डेल एच बाय डेल पी का वैल्यू क्या होगा। ओके, क्योंकि वो आंसर आपको यहीं पे आ जाएगा। ओके, दैट आंसर इज जस्ट दिस मच। ओके, ये आपको डेफिनेटली 4 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं। अगर उनका मूड थोड़ा खराब हो तो कैलकुलेट भी करने के लिए बोलेंगे, यू नेवर नो। मगर ये क्वेश्चन काफ़ी चैलेंजिंग क्वेश्चन हो सकता है, बिकॉज यू हैव टू यूज 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हियर व्हाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपको पसंद आ गया हो, अगर जिस तरह हमने सॉल्व किया है इससे आपको मदद हुई हो, डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में बता दो। ये क्वेश्चन मैंने लिया था
फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री बाय कैस्टेलन। ठीक है, इस बुक से ये प्रॉब्लम मैंने लिया था। दिस इज अ वेरी गुड बुक फॉर थर्मोडाइनमिक्स और बहुत सारे फिजिकल केमिस्ट्री के जो बेसिक टॉपिक्स हैं इनके लिए बुक काफ़ी अच्छा है। दिस इज यूजुअली रिकमेंडेड एज अ फर्स्ट ईयर एमएससी कोर्स फॉर फिजिकल केमिस्ट्री स्टूडेंट्स। मगर दिस बुक हैज़ एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स, बहुत कुछ चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स है, कुछ ईजी प्रॉब्लम्स भी है। और मैंने इन जनरल नोटिस किया है कि थर्मोडाइनमिक्स में मुझे कोई भी डिफिकल्टी आती है this book always solves my difficulty. So this is one very good recommendation for thermodynamics. दूसरा एक recommendation मैं normally देता हूँ, that is मैक्वेरी साइमन, क्योंकि इसमें काफ़ी simplify करके thermodynamics explain किया है. That's also a good book to study from. Okay? तो इस book का description मैं नीचे इस book का नाम मैं फिर से नीचे description में भी लिखने वाला हूँ. तो if you the full name of the book and ऑथर्स का जो लिस्ट है वो भी मैं दे दूंगा, एडिशन नंबर जो भी है, तो यू कैन एक्चुअली हैव अ लुक एट दैट बुक एज वेल. ठीक है, तो आई होप यू लाइक्ड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ये पहला ही क्वेश्चन था, ओपनिंग बैट्समैन था मेरा, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट होना ही था, ये थोड़ा सा क्वेश्चन चैलेंजिंग होने ही वाला था. तो मेक श्योर दैट यू हैव नोटेड दिस डाउन. ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा. इफ़ यू इस क्वेश्चन से ये कैसे सॉल्व किया है, इससे आप थर्मोडायनेमिक क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे कर सकते हो, ये भी आप बहुत अच्छी तरह से सीखोगे. ओके, सो आई एम ईगरली अवेटिंग योर कमेंट्स ऑन हाउ यू लाइक दिस क्वेश्चन, हाउ यू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो. और आपके अगर कोई सजेशंस हो वो भी मुझे बताइए यहाँ पे कमेंट्स में. उन सजेशंस पे मैं जितना हो सके मेरी तरफ से आई विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दोस सजेशंस इन माय in this particular 5-star series. ठीक है, so thank you for joining me and subscribe to our channel so that you get an update on every 5-star question video that we upload, and keep watching our channel for even questions, even conceptual lectures. तो इससे आपके काफ़ी सारे जो ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स हैं हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे. ओके, so thank you for joining me and I'll see you next time. Goodbye.